तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिविल सर्विसेज को हम एज ए करियर 12th के बाद क्यों परस्यू करें। एक्चुअली यूपीएससी का सिलेबस ही बहुत इंटिमिडेटिंग है, बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा है। लोग बहुत बार टॉपर के मुंह से भी सुने होंगे कि पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया, जस्ट एग्ज़ाम को देख रहे थे। सच बात यह है कि बहुत हाई कंपटीशन है। हाँ, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1000 का नाम आता है लिस्ट में। सिविल सर्विस को अगर आप ऐसे करियर देखें तो वो एक वाइट बोर्ड है, आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ऐसे ही आपको लगेगा एक दिन नींद से उठकर कि हम आज यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो 8 महीना में आपका 10 महीना में 1 साल में नहीं होगा। इट नीड्स अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। हेलो दोस्तों, आई एम ऋषभ। आज एप्टी प्लस आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लाया है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। हाँ, ये टॉपिक हम लोगों को बहुत क्वेरी आ रहा था, तो इसके लिए हम लोगों ने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे हम लोग। तो इसमें सिविल सर्विसेज एज ए करियर आफ्टर 12th। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिविल सर्विसेज को हम एज ए करियर 12th के बाद क्यों परस्यू करें, क्यों, और अगर क्यों का आंसर आपके पास ऑलरेडी है तो कैसे परस्यू करें। इस वीडियो में हम लोग दोनों एस्पेक्ट में ही डील करेंगे और दोनों एस्पेक्ट में ही हम लोग इसका आंसर खोजेंगे कि ये क्यों करना है और कैसे करना है। तो अगर ये आपको जानना है और अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या 12th पास किए हैं या उससे भी पहले है, 10th में है, 11th में, बट अभी से आपका एम है नेशन बिल्डिंग का, नेशन को सर्व करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिएगा ज़रूर। अब देखिए, सबसे पहला वाई स्टार्ट आफ्टर 12th। जैसे हम आपको बता रहे थे, हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एज 21 है और ग्रेजुएशन है, तो 12th के बाद क्यों स्टार्ट करें। अब देखिए, हम एक केस स्टडी से यहाँ आपको ये पूरा चीज़ पहले समझाएंगे। हम लोग सबको चैट करते हैं, है ना। किस में चैट करते हैं, आपका माइंड में पक्का वही ऐप आया होगा जो मेरा माइंड में आया है, व्हाट्सएप। नथिंग डिफरेंट देन इट, ठीक है। सो आज व्हाट्सएप ही क्यों सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, ये अगर हम लोग जान लिए तो आप ये समझ जाएंगे कि क्यों 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहिए। ये क्या है, देखिए, व्हाट्सएप के बाद बहुत चैटिंग ऐप आया, ऐसा नहीं है कि कोई चैटिंग ऐप उसके बाद नहीं आया। हैंगआउट्स, स्काइप वगैरह बहुत सारे ऐप्स आए थे, बट व्हाट्सएप हैड अ अर्ली मूवर एडवांटेज, ठीक है। सो इसके लिए ही वो डोमिनेट कर रहा है और आगे भी करेगा। तो अगर आपको इस यूपीएससी अरीना में या कोई भी सिविल सर्विसेज के अरीना में डोमिनेट करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द अर्ली मूवर एडवांटेज। आप अपने 28 ईयर्स में या 26 ईयर्स में अर्ली मूवर एडवांटेज नहीं ले सकते, तब आपका एक सोचने का नज़रिया बिल्ड हो जाता है। अभी क्या, अभी हम लोग 12th में है, स्कूल लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में, वी आर बिल्डिंग आवर फाउंडेशन, हम लोग का एक थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी से ही अगर हम लोग उसको सिविल सर्विसेज की तरफ अलाइंड करेंगे तो हम लोग का ये प्रॉपर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम लोग बन सकते हैं जितना जल्दी। तो ये अर्ली मूवर एडवांटेज हुआ। और अगर हम लोग आज से ही 12th के बाद से स्टार्ट करते तो हम लोग के पास लगभग 3 साल रहेगा। हम लोग 3 साल में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। एक्चुअली यूपीएससी का सिलेबस ही बहुत इंटिमिडेटिंग है, बहुत डर लगता है, बहुत बड़ा है। मेंस का सिलेबस एक बार आप देखिएगा तो वो चीज़ क्या पढ़ाई करना है हम लोग सिलेबस से जान पाएंगे, तो उसको सिलेबस समझने में ही लोगों को महीना लग जाता है। तो ठीक है, अभी हम लोग 12th में हम लोग जान जाएंगे, हम लोग पहले सिलेबस समझ के उसका पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग पहले सिलेबस जान जाएंगे और उसी के लिंक के हिसाब से हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे। और अभी से अगर हम लोग फाउंडेशन करते हैं, ये मैटर नहीं करता है आप कौन से कोचिंग से कर रहे हैं या कहीं फाउंडेशन कोर्स ले रहे हैं, बट अगर आप अभी से फाउंडेशन करते हैं तो अभी से आपका नोट्स प्रॉपर बन जाएगा, तो एग्ज़ाम रेडी आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर पाएंगे और आपका फाउंडेशन अभी बिल्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, मेरे एक सर थे क्लास 12th में, वो मुझे बोला करते थे कि ऋषभ, अगर 50 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है तो ऊपर नीचे का 3-4 जैसे 45th फ्लोर 46th फ्लोर नहीं बना तो भी चलेगा, लेकिन फाउंडेशन जो फर्स्ट फ्लोर बनेगा, जो ग्राउंड फ्लोर बनेगा, वो ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनेगा। तो ये है आप लोग का 12th के बाद आप लोग अपना स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन फ्रॉम लेवल 0। फिर आप आगे बढ़ के आप यहाँ बन जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक आपका आ जाएगा, ठीक है। ये होगा हम लोग का स्ट्रैटेजी। तो अब जैसे हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या हम लोग को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है।
तो हम लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद हम लोग का क्या होता है कि हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में जब आते हैं सिलेबस समझने में 1 साल लग जाता है, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ाई होता नहीं है, तो 1-2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला जाता है। आप लोग बहुत बार टॉपर के मुंह से भी सुने होंगे कि पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया, जस्ट एग्ज़ाम को देख रहे थे। फिर क्या होता है कि हम 3 साल 4 साल यूपीएससी में देते हैं। और देखिए एक सच शुगर कोट करके हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, सच बात यह है कि बहुत हाई कंपटीशन है। हाँ, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1000 का नाम आता है लिस्ट में। तो अगर इसमें भी आपका जोश है तो पहला बात तो हम अभी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आप बहुतों से बहुत आगे हैं, क्योंकि आप 12th के बाद ये इन्फॉर्म डिसीजन सोच रहे हैं लेने का कि आपको सिविल सर्विस में आना है। तो देखिए हम लोग का ग्रेजुएशन के बाद हम लोग बहुत साल एंड करते हैं, और खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर नहीं हुआ तो फिर और प्रॉब्लम हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसीलिए हम लोग तब ट्राई नहीं करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग वेट करें, हम लोग आज मौका उठाएंगे, आज 3 साल हम लोग देंगे कि तब हम लोग का इनिशियल ईयर्स में 1 से 2 साल में हम लोग का क्रैक हो जाए, ठीक है। और ये कि हम लोग समझ पाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, ये आप लोग पीपीटी से देख लीजिएगा, हम पीपीटी डिस्क्रिप्शन में अटैच करवाने बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाई सिविल सर्विस एज ए करियर, हम लोग का पहला प्रश्न कि क्यों सिविल सर्विस ही, इतना प्रोफेशन है, हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम लोग आईआईटी जा सकते हैं, और भी कितने अरीनाज है, बट सिविल सर्विस ही क्यों? आप हर साल देखेंगे कि बहुत डॉक्टर्स, बहुत टॉप आईआईटीएंस सिविल सर्विस में आते हैं इन देयर, मतलब कोई भी अटेम्प्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर साल आप देखेंगे, जैसे मेरे को जितना याद है कि 2025 के जो टॉपर है अनुज अग्निहोत्री जी, उन्होंने, वो भी एमबीबीएस है। तो अब आप देखिए कि डॉक्टर भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब रहता है, बट वो छोड़ के अगर लोग यहाँ आ रहे तो ज़रूर कुछ बात है। अब इसके बारे में हम थोड़ा आपको गहराई से समझा देते हैं कि क्या है। देखिए प्रेस्टीज एंड पावर, ऑब्वियसली ये तो कोई शक नहीं है, सबको पता है कि कितना प्रेस्टीज और पावर एक आईएएस ऑफिसर्स के होते हैं। इवन मतलब आप कंट्री का, आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, आप कंट्री के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब वास्ट एरिना ऑफ काम है। मतलब बोलते हैं ना कि सिविल सर्विस को अगर आप ऐसे करियर देखें तो वो एक वाइट बोर्ड है, आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, तो वही वैसा ही है। और प्लस आपका जॉब सिक्योरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स आर मेंट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, कोई भी आपको ऐसे ही नोटिस देके नहीं निकाल सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्कोप एंड ऑथोरिटी बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स के पास इसका मतलब कोई भी हद तक आपको अगर काम करना है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नेशन में, सिर्फ यहाँ नेशन तक लिमिटेड हम लोग नहीं रहते, इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल एरिना में आपको यूएन में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में काम करना है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग के जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं वही यूएन में हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है, ठीक है। पुलिसिंग में काम करना है, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ में आईएएस ऑफिसर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं वही पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड क्लास पर्क्स, ये तो पता ही है, मतलब गवर्नमेंट एटलीस्ट ग्रुप ए सर्विस है, तो यहाँ के जितना पर्क्स तो और आपको कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको आप बेसिक सैलरी अगर देखें तो वो आपका, आप कंपेयर करेंगे तो आपको कम नज़र आएगा, बट आप जब कॉस्ट टू गवर्नमेंट देखेंगे कि आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, हाँ मतलब यहाँ तो देखिए ये सब अगर आपका नेशन बिल्डिंग मोटिवेशन है, नेशन सर्विस है, तो ये तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बट जस्ट आपको पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब आप क्या क्या आपको मिल सकता है, मतलब गाड़ी, बंगला, घर, अब हर चीज़ ही रहता है, बस आपको काम अच्छे से करना रहता है, ये गवर्नमेंट इंश्योर बाकी सब कर लेती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज, ये हम लोग जान लिए कि वाई सिविल सर्विसेज। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज, है क्या ये सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब जैसे हम लोग का कंट्री, पहले नेशन में लेते हैं, कंट्री हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे ये हो गया हम लोग का कंट्री, यहाँ आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ आ गया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंट, जैसे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड में कौन रहता है, पॉलिटिकल हेड में कौन रहता है, पीएम। अब हम यहाँ से अगर समझाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत मिनिस्ट्री होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हुआ एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, होम मिनिस्ट्री हुआ। तो ये जो भी मिनिस्टर के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो तो
मतलब हम लोग के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है जितना भी, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं सेक्रेटरी, वो कौन होते हैं? जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं ऑफिसर्स, वही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी कोई आईएएस ऑफिसर होगा, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर या रेलवे सर्विस का ऑफिसर होगा जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होता है। अब और एक शानदार बात, हम लोग के पीएम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग कंट्री में होता है वो होता है कैबिनेट में, ठीक है। स्टेट लेवल का हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग कैबिनेट, सेंटर का भी कैबिनेट, मतलब अलग अलग कैबिनेट होता है दोनों का। तो पीएम जहाँ बैठते हैं विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स, ठीक है, तो वहाँ जो कंट्री का सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता है, जैसे लॉ कौन सा पास करवाना है पार्लियामेंट से, फिर स्कीम कौन सा लागू करना है, तो वहाँ कौन मौजूद रहते हैं कैबिनेट में? कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू से ही आप बन सकते हैं। तो ये बस हम बता रहे हैं कि सिविल सर्विसेज होता क्या है, काम क्या होता है, वहाँ उनका काम क्या होगा कि कंट्रीज़ का जितना भी जो काम है, जैसे पॉलिसी बनाना, उसको सजेस्ट करना प्राइम मिनिस्टर जी को, और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका देखना। तो आप समझ लीजिए कि नेशन में आपका कितना बड़ा रोल होने वाला है। उसके लिए हम लोग को नींव 12th से ही रखना है, तभी हम लोग आज उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। सिमिलर होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो इसको नहीं समझा रहे, सेम ही होता है। अगर इस पे डिटेल जानना है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना देंगे, बट ये सिमिलर होता है। अब हम लोग का जो ऑब्सेशन होता है डीएम से, वो होता है स्टेट के नीचे हम लोग का जो बेसिक यूनिट होता है गवर्नेंस का, वो होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो होता है डीएम या डीसी। तो इनका काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में जितना भी फंड्स आया उसका जो ऑडिट रखना, ट्रेजरी का काम करना, मतलब और फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मतलब डिस्ट्रिक्ट का ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट के हेड ये होते हैं, ठीक है। तो ये तो सबको ऑलमोस्ट हम लोग देखे ही होंगे, और इसी से हम लोग का यूपीएससी ऑब्सेशन होता है, ठीक है, ये हम लोग सबको पता है। तो ये हम लोग जान गए कि सिविल सर्विस होता क्या है। और सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, जैसे आप अगर फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स को देखेंगे, तो मान लीजिए जैसे यूएसए में हम लोग का कोई एम्बेसी है, ठीक है, तो एम्बेसी में सारा काम कौन करेगा? जो हम लोग के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट हुए, वही। तो बस हम आपको स्कोप दिखाए ये, और यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, ये तो बस आपको वीडियो के लिए समझाने के लिए दिखा रहे हैं, ये और भी बहुत स्कोप है। अब हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी, अब रियल ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, ये इसका सिलेबस क्या है ये पहले जानना पड़ेगा। कहीं भी आप कदम रखेंगे उससे पहले तो ये रूल्स जान के कदम रखेंगे ना। आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, पहले रूल्स जान लेंगे कि अच्छा ऑफसाइड क्या होता है। ऑफसाइड नहीं जानेंगे तो आप ऑब्वियसली गोल नहीं कर पाएंगे। मतलब रूल्स हर चीज़ का जानना पड़ेगा। क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट का रूल्स, यूपीएससी इधर नहीं आएंगे, यूपीएससी का रूल्स। तो रूल्स क्या है? दिस इज द रूल। 3 स्टेज होते हैं, पहला होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस, थर्ड होता है इंटरव्यू, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। प्रीलिम्स होता है, यहाँ 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस पेपर 1, जहाँ हम लोग जो जानते हैं जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जहाँ रहता है वो होता है ये जीएस पेपर 1 में। ये 100 एमसीक्यू रहता है, एवरी एमसीक्यू कैरीज 2 मार्क्स, तो ये 200 मार्क्स का होता है। और एक सीसेट पेपर 2 होता है, मतलब पेपर 1 होता है ये, और सीसेट होता है, और एक पेपर होता है आपका 2 घंटा बाद। तो सीसेट पेपर 2 में क्या होता है, 80 क्वेश्चन रहता है, और हर क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स होता है, हाँ, और उसका 200 मार्क्स टोटल रहता है, और उसमें 33% मिनिमम क्वालिफाइंग आपका रहता है। जैसे 67 आपको लाना है, समझ के चलिए। तो अगर आपका यहाँ 67 आ जाता है 200 में, तब आपका स्कोर काउंट होगा कट ऑफ के लिए जीएस पेपर 1 से। और यहाँ अगर आप पास कर लिए तब, और आपको नेक्स्ट स्टेज में इसका मार्क्स का कोई काउंटिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीलिम्स में 130 आया है और किसी का 80 आया है, और कट ऑफ है 75, तो जिसका 80 आया है और जिसका 130 आया है, दोनों का ही वो लोग सेम पेडेस्टल पे होगा मेन स्टेज से। तो अब हम लोग आते हैं मेंस में। मेंस में 9 पेपर होता है, जहाँ 2 होता है क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, और 2 होता है 2 आपका ऑप्शनल पेपर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और पहला होता है हम लोग का एसे पेपर 250 मार्क्स का, और 4 होता है हम लोग का जीएस का पेपर, ठीक है, जीएस 1, 2, 3, 4, और चारों ईच पेपर कैरीज 250 मार्क्स। सो हेयर द मार्क्स इज 1000, और ये होता है 250 का, और ये द ऑप्शनल पेपर, देर आर 2 पेपर्स, सो द टोटल मार्क्स ऑफ ऑप्शनल इज 500। सो हम लोग का मेंस होता है 1750 का, टोटल 1750, एंड देर आर 2 क्वालिफाइंग ऑप्शनल पेपर्स, ठीक है, 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स, जो आपका इंग्लिश होता है, और आपको एक अपना रीजनल कोई भी लैंग्वेज पेपर लेना पड़ता है।
थर्ड स्टेज में इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का। अगर आपका ये क्लियर होता है तब आप यहाँ जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनता है मेंस के मार्क्स से और इंटरव्यू के मार्क्स से। ये दोनों के मार्क्स से आपका AIR आपका जो AIR बनेंगे वो इस दोनों के मार्क्स से बनेंगे। प्री का उसमें एक बार पहला रोल आता है फिर और कोई रोल नहीं है। तो ये हम आपके लिए सिलेबस दे दिए हैं। अगर आप बिगिनर है 12th के बाद आप अपना स्टार्टिंग देखना चाहते हैं, हाँ, और अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह से कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम आपके लिए यहाँ नोटिफिकेशन से ही दे दिए हैं। ये आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे मेन हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो हम आपको बता रहे थे, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये बेसिक होता है आपका प्रीलिम्स का पार्ट। बट ये होलिस्टिक सिलेबस नहीं है, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब भी सिलेबस देखना है तो मेंस का सिलेबस देखिएगा, वो भी हम अटैच कर दिए PPT में, वो आप PPT में देख लीजिएगा, ठीक है। और ये होता है CSAT का पेपर जहाँ लॉजिकल रीजनिंग आता है और बेसिक अरिथमेटिक आता है और आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स, ये तीन यहाँ का मोस्टली वेटेज रहता है इसका। अब हम लोग आ जाएंगे कि मेंस एग्जाम पे। मेंस एग्जाम में देख लीजिएगा ये होता है, और इंटरव्यू का 275 मार्क्स होता है और टोटल आपका फिर मेरिट लिस्ट बनता है। और ये है मेंस का डिटेल्ड सिलेबस, ये आपके लिए है, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अभी आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है क्योंकि बहुत होलिस्टिक सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। बस इसी के लिए, यही दिखाने के लिए आज का वीडियो है कि क्यों आपको अर्ली मूवर एडवांटेज लेना है। इतना सिलेबस सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये है फिर ये है और ये यहाँ ख़त्म नहीं होता क्योंकि हम ऑप्शनल का हम सिलेबस नहीं दिए हैं। तो ऑप्शनल का सिलेबस खुद में 4 GS पेपर के बराबर होता है। तो यही हम बता रहे कि ये आपका ऐसे ही आपको लगेगा एक दिन नींद से उठकर कि हम आज UPSC का प्रिपरेशन करेंगे तो 8 महीना में आपका 10 महीना में 1 साल में नहीं होगा। इट नीड्स अ स्ट्रक्चर्ड प्लान जिसके लिए आपको टाइम लगेगा। और मैंने भी 12th के बाद ही स्टार्ट किया था, इसका मुझे प्रोज कॉन्स सब पता है, इसीलिए इसका मोस्टली 99% प्रोज ही है। आपका एक नज़रिया, द वे यू थिंक इट चेंजेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ अर्बन स्लम इशू गोइंग इन योर नेबरहुड, ठीक है। सो अगर हम लोग एक नॉर्मल इंसान हो तो हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक है स्लम है, मतलब क्या ही है, क्या करे। बट वेन यू आर एन मतलब वेन योर माइंड सेट इज टूवर्ड सिविल सर्विसेज, टूवर्ड नेशन बिल्डिंग, यू विल थिंक इन अ डिफरेंट परस्पेक्टिव कि हाउ कैन आई चेंज दिस सिनारियो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स इन स्लम एरियाज, ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये माइंडसेट लाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे, आप लोग को बोला जाएगा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़िए। अब करंट अफेयर्स में स्लम रिलेटेड कुछ इशू आया, आप अगर एक लेमैन है आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब आप UPSC प्रिपरेशन में है, आप जानेंगे सोसाइटी में क्या इशूज़ है, स्लम का क्या इशूज़ है, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो यही कनेक्शन आप अगर पहले से स्टार्ट करते हैं तो आप एक एडवांटेज में ज़रूर रहेंगे, ठीक। अब देखिए, ये है आज का वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर कुछ नहीं देखे तब भी चलेगा, बट ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। हम लोग जब 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि अरे ठीक है हो जाएगा, करंट अफेयर्स करेंगे हो जाएगा, ये करेंगे हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। UPSC कोई हलवा, कोई इजी, कोई यहाँ ये नहीं है। यहाँ 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और मुश्किल से 900-1000 जन का लिस्ट, फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो इसके लिए एक डिटेल्ड स्टेयर के स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं और यही जितने भी आप टॉपर का देखेंगे कहीं ना कहीं सब यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। आप 1, जैसे मान लीजिए आपको 4 में जाना है तो आप 1, 2, 3 स्किप करके कभी 4 में नहीं जा सकते, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। तो हम जस्ट आज का वीडियो का मुद्दा ये नहीं है, हम आपको बता दे रहे ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं है। बट जब हम लोग 12th के बाद सोचते हैं, हम लोग बहुत गुमराह रहते हैं कि कैसे करना है, नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसके लिए हम आपको जस्ट यहाँ समझा दे रहे हैं। और ये स्टेयर के स्ट्रैटेजी का अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए फॉर 2 to 3 ईयर प्रिपरेशन, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, और ये वाला जस्ट हम पासिंग रेफरेंस में समझा रहे हैं कि आपको 12th के बाद प्रिपरेशन करना कैसे, मतलब 0 से हीरो आपको कैसे बनना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे हम लोग का पहला स्टेज में, हम लोग जब बिगिनर है, कुछ नहीं पता, अभी मान लो हम लोग का जन्म हुआ है, तो हम लोग पहला स्टेज में क्या करेंगे। पहला स्टेज में फाउंडेशन बिल्ड होता है। फाउंडेशन बिल्ड क्या होता है, UPSC में 4 कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। इसके बिना यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपका मेन है, इसी से आपका एक माइंडसेट चेंज होगा, माइंडसेट UPSC की तरफ आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यहाँ पे
मतलब क्या यूपीएससी हम लोग से चाह रहा है, मतलब सब कुछ जो भी आपको जानना है, ये 4 सब्जेक्ट ही आपको सबसे पहले पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट छोड़ के आप कहीं और से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मेन क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। इसके लिए हम लोग को पहले एनसीईआरटी उठाना है, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। अगर आप है भी तब भी एक बार मेन चैप्टर सारा नहीं, जो 6 से 12 का एनसीईआरटीज़ है वो जो रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए, वो हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है कि हम लोग उस जोन में आ जाए एक बार। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के साथ, जहाँ से भी आप फाउंडेशन ले, फाउंडेशन हम लोग का अगर आप लेते सेल्फ स्टडी करते तो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, और अगर फाउंडेशन लेते हैं तो यहाँ ही हम लोग फाउंडेशन क्लास भी कर लेंगे। फाउंडेशन के साथ साथ हम लोग का नोट्स बन जाएगा और एक रेफरेंस बुक कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इसी स्टेप में हम लोग का 1 से 1.5 साल लग जाने वाला है, बट यही फाउंडेशन है, ठीक है। फाउंडेशन अगर ढीला बना तो उस पर इमारत कभी लंबा नहीं बनेगा, ये आप समझ लीजिएगा। फाउंडेशन अगर रॉक सॉलिड है तो आप कितना भी बड़ा इमारत बनाइए, बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है। अब देखिए, जो थर्ड स्टेज है हम लोग का यूपीएससी में क्या होता है, आप मेंस को एक बड़ा गोला मानिए, ठीक है। आप मेंस को मानिए कि मेंस ये है, मान लीजिए मेंस ये है, मेंस में डिटेल्ड सिलेबस है, मेंस में होलिस्टिक सब रहता है, और प्री उसका छोटा भाई है। छोटा भाई क्या है, छोटा भाई कैसे है, मतलब वो उसके छोटा सा एक पार्ट है। मतलब आप अगर मेंस को देखेंगे तो मेंस में सब सब्जेक्ट आ जाता है, और प्री में उसका कुछ सब्जेक्ट प्री में है। तो मेंस का कुछ सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिक मेंस में ही आता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, यहाँ ये हो गया हम लोग का मेंस, ठीक है। इस वाला पार्ट मेंस, यहाँ मेंस स्पेसिफिक है, जैसे क्या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया। इस बार तो एथिक्स प्री में भी पूछ लिया है, बट जनरली हम लोग का मेंस में हम लोग इसको पढ़ते हैं। सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये हम लोग जनरली प्री के लिए नहीं पढ़ते। तो ये हो गया मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और यहाँ क्या आ गया, जो दोनों में है, प्री में भी है और मेंस में भी है। और यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट आता है, अभी तक आप लोग अपना मन में आप लोगों को बोल लेना चाहिए, बट यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, मतलब ये बेसिकली यही रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम लोग का मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे एसे, एथिक्स, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका क्लास लेना हो क्लास करेंगे, सेल्फ स्टडी करना हो सेल्फ स्टडी करेंगे, ये आपके ऊपर है, बट स्टेज हम लोग का सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब चौथा स्टेप में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट हम लोग का पढ़ाई से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हम जो स्टूडेंट्स में देखे हैं, बात किए हैं, प्री में बोलिए, मेंस में बोलिए, सब करंट अफेयर्स के पीछे पहले भागता है। हम जब कॉलेज में थे सब ऐसा ही बोलता था कि करंट अफेयर्स कर लेंगे हो जाएगा। करंट अफेयर्स है क्या, पहले ये तो जानिए। जैसे गवर्नर एक स्टैटिक टॉपिक है पॉलिटी का, अब गवर्नर के साथ स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इशू हुआ, वो हुआ करंट अफेयर्स। तो हम लोग जब तक स्टैटिक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग वहाँ नहीं करंट अफेयर्स में नहीं जा सकते हैं। इसका 1 वे रोड ही है, इसका 2 वे रोड नहीं है कि आप करंट अफेयर्स करने के बाद आप स्टैटिक कर सकते हैं, ये रोड नहीं है। रोड है स्टैटिक से करंट अफेयर्स, तो हम लोग वहीं जाएंगे। फिर लास्ट में आता है हम लोग का आंसर राइटिंग। अब अगर कंटेंट ही पता नहीं रहेगा तो आंसर राइटिंग क्या करेंगे। लास्ट में हम लोग आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट देंगे, जब हम लोग फुल फ्लेजेड यूपीएससी का जंग के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आएगा हम लोग का सेकेंड या थर्ड ईयर में, ठीक है। तो ये हम लोग जान लिए कि इसका स्टेयर के स्ट्रेटेजी हम लोग का क्या रहेगा। और एक बस जादू दिखाएंगे। अभी तक अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो आई एम श्योर आप लोग बहुत सीरियस है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली आफ्टर 12th, एंड आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जाएगा फ्यूचर में। और जितना एप्टी प्लस हेल्प कर पाएगी वो हम लोग करेंगे, हम लोग दिन रात मेहनत करके एक साथ करेंगे। अब देखिए, बस एक जादू दिखाना था, आई एम सो सॉरी, बट एक जादू दिखाना था कि कभी भी आप भटके, आप 12th में हैं, आप बच्चे हैं, आप कभी भी भटके, PYQ इज़ आवर नॉर्थ स्टार, ठीक है। कैसे नॉर्थ स्टार भाई, देखते हैं। अब जैसे एक एडिटोरियल ये कल आया था, मैं पढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोग को एक बार थोड़ा इसके बारे में समझा देते हैं। अब देखिए, ये एक एडिटोरियल आया है, आप बिगिनर है, आप न्यूज़पेपर उठाए, ठीक है, कि मेरे को पढ़ना है कि क्या पढ़े। अब ये हम कैसे समझेंगे कि ये पढ़ना है कि नहीं, हम क्या कुछ भी पढ़ लेंगे। वहाँ फैशन से रिलेटेड न्यूज़ आया है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आया है, क्रिकेट से रिलेटेड आया है, तो हम क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, ये कैसे जानेंगे। देखिए, एक टॉपिक से रिलेटेड कितना PYQ यूपीएससी पूछा है प्री में, एल नीनो, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर आउटकम ऑफ एल नीनो इफेक्ट, डू यू एग्री, ठीक है। अब आप बताएंगे कि ये वाला मेरे को पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है, मतलब अगर 5 स्टार किसी टॉपिक को दिया जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो बस ये ऐसे बता दिए मेरे लिए कि आप लोग थोड़ा जान जाए कि कैसे पढ़ना होता है। इसी टाइप का अगर आप लोग को और इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी आप लोग का जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। कोई भी वीडियो हो वो हम लोग
आप तक ले आएंगे। अब देखिए, सबसे जो हम मेजर चीज़ स्टूडेंट्स के साथ फेस होता है, हम लोग जो देखते हैं कि स्टूडेंट को डर लगता है कि यूपीएससी इतना कम्पिटिटिव है, अगर नहीं हुआ तो क्या, मतलब क्या माइंडसेट रहता है कि यूपीएससी और नथिंग। बट ये माइंडसेट हम लोग चेंज करेंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ ए होलिस्टिक डेवलपमेंट इन इटसेल्फ, मतलब आपका जो आप एज ए सिटीजन चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी होगा तो हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट फ्रॉम यूपीएससी और नथिंग टू यूपीएससी एंड एनीथिंग। हम लोग सिर्फ यूपीएससी का फाउंडेशन करके, यूपीएससी में हम लोग नींव रख के ये इंश्योर करेंगे कि बाकी भी गवर्नमेंट जॉब्स हम लोग के लिए आसान बन जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस, हम यहाँ 3-4 का नाम लिखे हैं, आप कोई भी अपने स्टेट का सिविल सर्विसेज का सिलेबस उठा के यूपीएससी से मैच करवा लीजिएगा। आई एम गारंटी दैट 80 to 90% सिलेबस यूपीएससी का और स्टेट सिविल सर्विस का सेम है। और आप अगर यूपीएससी के ओरिएंटेड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका तो स्टेट सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट सिविल सर्विस का। फिर अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड का एग्जाम देना, जो बैंकिंग सेक्टर का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है, तो इसका भी आपका इसमें जीएस का नॉलेज यूज़ होगा। जैसे यहाँ करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, वो आपके लिए फिंगर टिप्स में होगा, ठीक। फिर मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस लिया है। जैसे ईपीएफओ, एपीएफसी ग्रुप ए सर्विस होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसका एग्जाम। इसका 75% ऑफ द सिलेबस ओवरलैप है यूपीएससी और सीसेट का पेपर, मतलब यूपीएससी का फुल सिलेबस से और मतलब सीसेट का जो मैथ्स रीजनिंग है वो भी यहाँ आता है। तो और फिर आपको जैसे मान लीजिए एक प्रतिभा सेतु करके पोर्टल है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप फाइनल लिस्ट में नहीं जा पाए बट आप इंटरव्यू तक चले गए, तभी भी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, मतलब ट्राई करती है कि सबको कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया जाए। जैसे आप 2 दिन पहले सुनेंगे कि CSIR करके एक बॉडी है, उनको सेक्शन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना है, तो उन्होंने एलिजिबिलिटी ये दिया है कि जो यूपीएससी 2024 में इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं, बस उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना जगह में आप एज ए प्लान भी खोज सकते हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 12th के बाद तक का नहीं जाने कि 12th के बाद कैसे पढ़ना है, हम लोग ये भी जाने कि अगर खुदा ना खास्ता, अगर गॉड फॉरबिड कुछ प्रॉब्लम हो, हम लोग के पास और भी बहुत अरीनाज ओपन है। जैसे और ये सब आईबी का, IBSA, IBSCI और CAPF, इसका तो 100% सिलेबस मैच है, मतलब और आपको कुछ करना ही नहीं है, जितना बस यूपीएससी में पढ़ना है, बस इसका फॉर्म भर देना है और यू आर गुड टू गो। तो इसमें से एक का एग्ज़ाम मैंने भी प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो Tier 1, तो मैंने तो कोई मतलब और कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बस यूपीएससी का प्रिपरेशन से कर लिया था। तो वही है। और अगर आपको एकेडमिक्स में ही आपको कंटिन्यू करना है, तो जैसे आप यूजीसी नेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें। तो बस हम ये आपको समझा रहे हैं कि कितना यूपीएससी एक दरवाज़ा है, एक गेट है यूपीएससी, बट आपका बहुत गेट यूपीएससी खोल देता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही वेटेज हम दे के रखे। और यहाँ देखो, ये इस पीपीटी में मेरे से टाइपो हो गया है, इसका है कि जैसे बेसिकली इसमें इस स्लाइड में क्या है कि बेसिकली क्या होता है, ग्रेजुएशन के टाइम में आप देखेंगे 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशन रहता है। एक होता है कल से प्रिपरेशन करेंगे, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुमारो, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुमारो, आज नहीं करेंगे, हाँ 1 साल बाद, 2 साल बाद। और एक होता है सीरियस, जो लोग करते हैं, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम में ही या सेकेंड टाइम में हो जाता है, और वो लोग किसी को बिना बताए, बिना शोर हल्ला किए सीरियस प्रिपरेशन अपना जारी रखते हैं पहला दिन से। हम आपको लास्ट में हम लोग के टॉपर्स दिखाएंगे, जिन लोगों ने यूपीएससी अपना 12th के बाद स्टार्ट किया था और हम लोग के ही फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पे एनरोल्ड है, तो आप उनके भी टॉपर टॉक वगैरह सब देख सकते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं कि 12th के बाद कैसे किया जाता है। अब इसका मुद्दा यहाँ हम लोग जानेंगे कि क्या नहीं करना है। जैसे हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं, बट हम लोग बन जाते हैं मटेरियल कलेक्टर, ठीक है। हम लोग मटेरियल पे मटेरियल, कहीं भी करंट अफेयर्स PDF आया, ये बुक वो बुक, यहाँ शॉर्ट नोट, हम लोग पहले ये सब डाउनलोड करते हैं, फिर बस वो डाउनलोडेड फाइल ही पड़ा रह जाता है और फ्री में सिर्फ दिमाग के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं कि सिर्फ मटेरियल रखने से नहीं होता है। और यूपीएससी का एक दुश्मन है जो है रैंडमनेस, ठीक है। तो यूपीएससी इसको हेट करता है। आप फॉर एग्जाम्पल, आपको मन किया अभी यूपीएससी रिलेटेड कुछ देखे, आप फ़ोन उठाए तो एक टॉपर टॉक देख लिए, एक करंट अफेयर्स देख लिए, ऐसे नहीं होता है। आपको 2 दिन मन किया पॉलिटी पढ़े, 2 दिन मन किया साइंस एंड टेक पढ़े। रैंडमनेस यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चलता है स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई, इस पर आते हैं। और यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड स्टडी नहीं चलता है, जो आपको बताया, ठीक है। और राइट टाइम कुछ नहीं आता है कि कल से जो करना है आज से करो। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो बस स्ट्रक्चर्ड
स्टडी ही आपको हेल्प कर सकता है। ये हम अपना खुद का प्री क्लियर का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि हम लोग का जो गलती होता है उसी से हम लोग सीखते हैं। जब अनस्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि ठीक है आज 2 दिन आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिए, कल 2 दिन साइंस एंड टेक पढ़ लिए, कल 2 दिन हिस्ट्री पढ़ लिए, फिर मन किया तो वापस से करंट अफेयर्स पढ़ लिए, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट विथ ए प्रॉपर प्लान एंड स्टिक टू इट। और ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, यहाँ 2-3 साल भी आपको मेहनत करना पड़ सकता है और डेली मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ हम लोग का आप टॉपर देख सकते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये इन्होंने भी ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन से अपना स्टार्ट किया 12th के बाद से, और इन्होंने भी 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, बट ऐसा बहुत एग्जांपल है। आपको यूपीएससी अरीना में आप टीना डाबी जी को देखेंगे, वो भी ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दी थी। हाँ, उनके सिस्टर जो रिया डाबी जी हैं, जिनका अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हुआ है, उन्होंने भी अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया था। और भी श्रुति शर्मा मैम, और हर साल आपको 100 सैकड़ों मिल जाएंगे ऐसे। तो टॉपर के व्यू से, टॉपर के मतलब टॉपर टॉक से आप ये जानिए कि उनका माइंडसेट क्या था, तब आप भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में पुश कर पाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग का एप्टी प्लस में आप लोग के लिए हम लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम बताना तो काम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना भी हम लोग का काम है, ठीक है। ये आपके ऊपर है आप कहाँ से कर रहे हैं, बट एज ए सॉल्यूशन हम लोग भी देते हैं। हम लोग के यहाँ पे भी स्टूडेंट आते हैं जो लोग पास किए हैं, जो भी हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या रहता है, हम लोग एक जो 12th पास किए हैं, जो फर्स्ट ईयर में उनके लिए 3rd ईयर, या जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर या 3rd ईयर में उनको अगर 2 ईयर का चाहिए तो 2 ईयर। तो हम लोग का दोनों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो आप लोग हम लोग का ब्रोशर में देख सकते हैं, जो हम पीपीटी में अटैच कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट हम आपको समझा देते हैं कि बेसिकली यहाँ क्या होता है। यहाँ आपको एक बार में हर चीज़ नहीं दिया जाएगा, उससे खिचड़ी बनता है, उससे टॉपर नहीं बनता है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे 3 ईयर में हम लोग का ईयर वाइज ईयर स्ट्रैटेजी है जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएगा, फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 5, ठीक है। तो पहला ईयर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और स्टैटिक जीएस मतलब जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ। और हल्का आपको जस्ट आंसर राइटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन से। फिर ईयर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हम आपको बताए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री, आईआर, एसे, एथिक्स, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब। और 3rd ईयर में हम लोग जाके करंट अफेयर्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, रिविजन के साथ ऐसा मतलब अपना प्रिपरेशन करेंगे कि फर्स्ट हैमर ही हम लोग यूपीएससी में जब मारे तो वो हम लोग का कामयाब रहे, ठीक है। ये सिमिलर आप सेकेंड ईयर का देख लीजिएगा, ये हम लोग का डिटेल्ड प्लान है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे ये नंबर दे दिए हैं, नंबर है, यहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम है, यहाँ हम लोग का डेली एडिटोरियल अपडेट्स आता है। और भी कुछ भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। हम लोग का डे एंड नाइट टीम आप लोग के सक्सेस के लिए काम करते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी किसी भी टॉपिक में आपका प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, आप हम लोग तक पहुंचाइए, मेल कीजिए, टेलीग्राम में बोलिए, कहीं भी बोलिए, हम लोग उसका वीडियो ज़रूर आपके तक लाएंगे। हाँ, और एक साथ हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हम आपका रैंक आए, ठीक है। हम लोग डे एंड नाइट काम करते हैं और यहाँ पे कोई भी आपको पढ़ाए, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। और कोई भी आपको मेंटरशिप दे, वी हैव इंश्योर्ड दैट एटलीस्ट ही हैज़ क्रैक्ड एनी स्टेज ऑफ द एग्जाम। मतलब ऐसे ही कोई भी आपको यहाँ हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कोट है, देखिए कि गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स, ठीक है। ये बहुत फेमस कोट है। इसमें क्या बता रहे हैं, अगर 6 घंटा मेरे को दिया जाए ट्री कट करने के लिए तो 4 घंटा तो हम अपना एक्स ही शार्प करेंगे। आप लोग का एक्स क्या है, आपका नॉलेज। तो ये राइट टाइम है आपका नॉलेज शार्प करने का। तो आपका एक्स आपके हाथ में है। अब हम लोग एज ए एप्टी प्लस इसको शार्पन करने का आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका ये काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कोई भी चीज़ और जानना हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।